एक्स्ट्रा टॉपिक है जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, जिसको आप लोग जानते तो हैं लेकिन मैं एक बार बता देता हूँ। आप लोगों ने नाम सुना होगा प्रवणता। नहीं सुना है तो आज जान जाएंगे। इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट ये क्या होता है? किसी दूरी पर निर्भर भौतिक राशि। हम लोगों ने पहले ही लिख दिया कि दूरी पर निर्भर भौतिक राशि है, यानी कि ये कैसा राशि होगा। मान लेते हैं कि वो राशि क्यू है, तो वो फंक्शन होगा आर का। आर क्या है? डिस्टेंस है ना। तो दूरी पर निर्भर भौतिक राशि में दूरी के सापेक्ष परिवर्तन की दर को प्रवणता, या इसी को एक नाम देते हैं ढलान, या फिर किसी बुक में आपको ढाल भी मिल जाएगा, लेकिन इंग्लिश में इसको कहते हैं स्लोप, है ना। तो स्लोप और ग्रेडियंट एक ही चीज़ है। परिवर्तन की दर को प्रवणता कहते हैं। इसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, m से प्रदर्शित करते हैं तथा m बराबर dQr/dr। अगर परिवर्तन सूक्ष्म हो तो हम लोग इसको अवकलन के रूप में लिख सकते हैं। एक और रूप होता है इसका, तथा यदि QR और R के मध्य ग्राफ प्रदर्शित किया जाए तो m बराबर होता है tan थीटा, जहाँ थीटा बराबर वक्र का x अक्ष के साथ बना कोण है। आप लोगों ने ग्राफ के बारे में पढ़ा ही होगा कि ये दो लंबवत रेखाओं के बीच खींचा जाता है, जिसमें एक को हम लोग कहते हैं x अक्ष और दूसरे को कहते हैं y अक्ष। और ये x अक्ष पे हम लोग स्वतंत्र राशि को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे स्वतंत्र राशि क्या है? r है, तो यहाँ पे r को प्रदर्शित करेंगे। और जो निर्भर राशि होती है उसको हम लोग y अक्ष पे दर्शाते हैं। निर्भर राशि है QR, तो इसके मध्य कोई वक्र मिलेगा। मान लेते हैं ये वक्र कुछ ऐसा मिलता है, तो हम लोग देखते हैं कि x अक्ष के साथ ये कुछ कोण बना रहा है, यही होता है थीटा। और अगर हमको थीटा पता है तो हम लोग प्रवणता पता कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया है। अगर आपको ग्राफ के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप लोग कक्षा 9 के वीडियो में जाके देख सकते हैं। उस पर 2 वीडियो हैं मेरे ख्याल से, है ना। तो आप लोग उसमें देखिएगा, ग्राफ के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलेगी आपको। तो ये तो था एक्स्ट्रा टॉपिक। अब हम लोग आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है वैद्युत बल। काफ़ी लंबा चौड़ा टॉपिक है। वैद्युत बल तथा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा और वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव में संबंध। ओके,
रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। एंड ढेर सारे एंड हो गए ना। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक, इसको अलग अलग करना चाहिए था लेकिन एक ही में कर दे रहा हूँ क्योंकि एक ही में हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, तो इसको डिराइव करने के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने पहले ही पढ़ा है, एक बिंदु आवेश मैंने मूल बिंदु O पे रख दिया है, ठीक। इसको मैं Q कह दे रहा हूँ। यहाँ से R दूरी पर एक बिंदु है P, ठीक है, और अनंत दूरी से हम लोग एक आवेश, R दूरी यहाँ तक ख़त्म, यहाँ से हम लोग पहुँच गए अनंत पे। यहाँ से एक बिंदु आवेश जो कि परीक्षण आवेश होगा उसको हम लोग बिंदु P तक ला रहे हैं, तो कुछ कार्य करना पड़ेगा, वही तो स्थितिज ऊर्जा में बदलेगा। तो हम लोग देखते हैं कैसे रिलेशन मिलता है। माना किसी माध्यम में मूल बिंदु O पर बिंदु धन आवेश Q स्थित है तथा इससे R दूरी पर बिंदु P स्थित है। यदि R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र ER हो तो किसी परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल हम लोग जानते हैं कि कितना होगा, FR बराबर हो जाएगा Q0 ER के। इसको समीकरण 1 कर लेते हैं। अतः वैद्युत क्षेत्र ER में Q0 को बल के विरुद्ध अर्थात बाह्य बल के अंतर्गत सूक्ष्म दूरी dr विस्थापित करने में किया गया कार्य जो कि ये भी सूक्ष्म होगा क्योंकि सूक्ष्म दूरी हम लोग विस्थापित कर रहे हैं तो कार्य भी सूक्ष्म होगा। तो dW बराबर हो जाएगा FR
जो कि एक्सटर्नल बल हम लोग बाह्य बल लगा रहे हैं, डॉट डी आर, और ये बराबर हो जाएगा एफ एक्सटर्नल आर डी आर। ओके, क्योंकि यहाँ पर भी थीटा जो है 0 डिग्री है। ठीक, चूंकि स्थितिज ऊर्जा के परिभाषा अनुसार डी यू, क्योंकि सूक्ष्म परिवर्तन है तो सूक्ष्म परिवर्तन स्थितिज ऊर्जा में भी होगा, ये बराबर होगा माइनस डी डब्ल्यू के। और ये हमको पता है, सॉरी माइनस नहीं, बाह्य बल के अंतर्गत किया गया है या फिर बाह्य बल के द्वारा किया गया है, तो इस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है किए गए कार्य के बराबर। और कार्य आया है एफ एक्सटर्नल डी आर, इतना आया है। इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस एफ आर डी आर, क्योंकि एफ एक्सटर्नल जो है वैद्युत बल के ठीक विपरीत दिशा में है। ओके, अतः हमको यहाँ से मिलेगा एफ आर बराबर माइनस डी यू बाई डी आर। अर्थात हम लोग कह सकते हैं, अर्थात स्थितिज ऊर्जा प्रवणता का ऋणात्मक मान वैद्युत बल के बराबर होता है। हो गया। और हम लोग जानते हैं, चूंकि यू आर किसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा का मान किसके बराबर होता है, आवेश और उस बिंदु पर विभव के गुणनफल के बराबर होता है। और यहाँ पे हम लोगों ने परीक्षण आवेश ले रखा है, तो हम लोग Q की नहीं लिख करके परीक्षण आवेश का मान लिखेंगे Q0। ठीक है, जहाँ VR बराबर है बिंदु P पर विभव के। ओके, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि DU बराबर होगा Q, क्योंकि ये तो नियत है, ये तो बदल नहीं रहा है। सूक्ष्म परिवर्तन स्थितिज ऊर्जा में हो रहा है, तो सूक्ष्म परिवर्तन विभव में भी होगा। ओके, अतः हम लोगों को यहाँ से मिलेगा FR बराबर माइनस Q0 dVR बाई DR, अथवा हम लोग लिख सकते हैं FR बटा Q0 बराबर होगा माइनस dVR बटा DR। और आपको ये भी पता है कि FR बटा Q0 होगा ER के, इसलिए ER बराबर हो जाएगा माइनस dVR बटा DR। यहाँ से भी हम लोग देखते हैं कि अर्थात हम कह सकते हैं विभव प्रवणता का ऋणात्मक मान वैद्युत क्षेत्र के बराबर होता है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि विभव प्रवणता ही विद्युत क्षेत्र के बराबर होती है, लेकिन ऋणात्मक विभव प्रवणता ही विद्युत क्षेत्र के बराबर होती है। ठीक है, समझ में आया। अब हमारा अगला टॉपिक है
समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, इसके नाम में ही सब कुछ है। समविभव मतलब ऐसा पृष्ठ हो जिसका हर जगह पे समान विभव, समविभव मतलब विभव समान हो। ठीक, तो हम लोग लिख लेते हैं इसको। किसी वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव बराबर हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ कहलाता है। ओके, अब इसके कुछ गुण हैं। क्या है? समविभव पृष्ठ के गुण, समविभव पृष्ठ के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, इसके प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। पहला, किसी बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ गोलीय होता है। गोलीय का मतलब है सर्कुलर नहीं, स्फेरिकल। ठीक है, स्फेरिकल का मतलब ये 3 डायमेंशनल है, ना कि 2 डायमेंशनल। आपको पता है पहले से इसके बारे में। गोलीय होता है तथा रेखीय आवेश वितरण के लिए बेलनाकार मतलब सिलिंड्रिकल होता है। ये कैसे पता चला? जैसे कि हमको पता है, चूंकि v बराबर अगर निर्वात में लिखा जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये r का फंक्शन है तो लिख देते हैं, r का फंक्शन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। मतलब कोई आवेश रखा है। तो अब देखिए, जैसे कि बिंदु आवेश है ये, तो इसके चारों ओर हमको एक समविभव पृष्ठ खींचना है। मतलब ये विभव हर जगह बराबर हो। बराबर होने का मतलब तभी तो हो सकता है जब ये r जो है हर बिंदु पर बराबर हो। मतलब एक ऐसा पृष्ठ खींचना है जिसके लिए r हर जगह बराबर हो। तो ये तो तभी संभव है जब ये गोलीय हो। यहाँ पे मैं वृत्ताकार दिखा रहा हूँ, लेकिन ये गोलीय, मतलब ये 3 में भी है, बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है, चारों तरफ तो समान दूरी पर है। तो ये एक बिंदु आवेश के लिए तो गोलीय हो जाएगा। और आप लोगों ने लिखा कि रेखीय आवेश वितरण के लिए बेलनाकार होता है। तो यहाँ पे ये था बिंदु आवेश। अगर रेखीय आवेश वितरण है जिस पे कोई धनात्मक आवेश वितरित कर दिया गया है, तो इसके चारों ओर एक ऐसा पृष्ठ खींचना है जिसके सभी बिंदु पर क्या हो, विभव समान हो। तो ऐसा तो तभी संभव है जब वो
दूरी उस पृष्ठ की इस रेखीय आवेश वितरण से बराबर हो। तो हम लोग केवल एक ऐसा पृष्ठ तभी खींच सकते हैं जब वो बेलनाकार हो। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया। ये अब नंबर दूसरा पॉइंट कहता है समविभव पृष्ठ किसी भी वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। अब ये कैसे पता चला? हमने देखा कि किसी भी बिंदु आवेश के लिए, हम लोग सरलता के लिए बिंदु आवेश ही लेते हैं, उसके लिए भी सिलिंड्रिकल के लिए भी ले सकते हैं। किसी भी बिंदु आवेश के लिए ये एक कैसा है, स्फेरिकल है। ओके, और ये अगर धनात्मक आवेश है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी दिशा त्रिज्या की दिशा में होगी। ओके, तो अब हम देखते हैं कि हम लोगों का जो समविभव पृष्ठ है वो इस गोले के किसी भी स्पर्श रेखा के, मतलब किसी भी स्पर्श रेखा की दिशा में हम लोग चलेंगे तब ये समविभव पृष्ठ मिलता है। और जो विद्युत क्षेत्र है वो त्रिज्या की दिशा में है, और कोई भी स्पर्श रेखा हमेशा ही त्रिज्या पे लंब होती है। ये आप लोगों ने पहले ही मैथ में पढ़ा हुआ है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं इसके बारे में, चूंकि समविभव पृष्ठ बिंदु आवेश के लिए गोलाकार होता है, जो कि गोले के स्पर्श रेखा के अनुदिश चलने पर प्राप्त होता है, तथा बिंदु धन आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की दिशा त्रिज्या की दिशा में होता है, तथा स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। अतः समविभव पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। हो गया प्रूफ ये भी। तीसरा पॉइंट, किसी आवेश को समविभव पृष्ठ पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया
कार्य शून्य होता है। अब ये कैसे पता चला? चूंकि किया गया कार्य हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग सूक्ष्म दूरी dr चलते हैं, तो एक सूक्ष्म कार्य होता है dw, उस दशा में बल लग रहा है Fr। ओके, हम लोग किसी आवेश Q को मूव करा रहे हैं इस समविभव पृष्ठ पे, ठीक। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? हम लोग F को लिख सकते हैं, आवेश Q को हम लोग लेके जा रहे हैं और वहाँ पे विद्युत क्षेत्र ER है और डॉट DR है, ठीक। हम लोग मूव किधर कर रहे हैं? स्पर्श रेखा की दिशा में, क्योंकि समविभव पृष्ठ इस स्पर्श रेखा की दिशा में चलने पर ही प्राप्त होता है किसी भी बिंदु आवेश के लिए, है ना। तो क्या होगा? E और DR मतलब दूरी हम लोग चल रहे हैं इधर की तरफ स्पर्श रेखा की तरफ, और विद्युत क्षेत्र किधर है? त्रिज्या की तरफ। और हमको पता है कि पहले से ही कि समविभव पृष्ठ के ठीक लंबवत होता है विद्युत क्षेत्र। तो हम लोग क्या रखेंगे यहाँ पे? Q ER DR cos 90 अंश, और cos 90 अंश का मान होता है 0। तो ये सारा का सारा अर्थात dw हो गया 0। तो ये भी सिद्ध हो गया। अब चौथा और लास्ट, चौथा कहता है कि समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। विभवांतर शून्य होता है। ये कैसे पता चला? चूंकि हमको पता है डेल्टा U मतलब कि स्थितिज ऊर्जा में अंतर बराबर होता है माइनस किए गए कार्य के। और हमने एक और फार्मूला पढ़ा कि डेल्टा U बराबर होता है Q डेल्टा V के, जहाँ डेल्टा V विभवांतर है। और हमको पता है कि समविभव पृष्ठ पर किया गया कार्य शून्य होता है। इसके ऊपर ही तो है, किया गया कार्य शून्य होता है। इसका मतलब डेल्टा V बराबर हो जाएगा 0 के, यानी कि विभवांतर शून्य, चूँकि W बराबर 0। ओके, तो ये हो गई पूरी जानकारी आपकी समविभव पृष्ठ के बारे में, और उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। सॉरी, इसको आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा और समझ भी लीजिएगा, ठीक है। अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड के 2003 के एग्ज़ाम में आया भी है, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि निर्वात में किसी बिंदु XYZ पर विभव V बराबर 2x² वोल्ट है। बिंदु 102 पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। दूरियां दी गई हैं मीटर में। ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको कक्षा 11 में बताया था अवकलन के बारे में कि अगर कोई फंक्शन है XY और हम लोग उसका अवकलन करते हैं x के सापेक्ष में, ठीक है, तो ये अवकलन दो तरह का हो सकता है। एक तो dx लिखते हैं, एक को लिखते हैं डेल x। इन दोनों का मतलब भी मैं बताया था, आप भूल गए हैं तो फिर से अभी मैं बता दे रहा हूँ। इसको कहते हैं टोटल डिफरेंशिएशन। आप लोग इसको मैथ में पढ़ेंगे, इसको कहते हैं टोटल डिफरेंशिएशन, और इसको कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है।
इन दोनों में अंतर क्या है? टोटल डिफरेंशिएशन जब हम लोग करते हैं तो इसमें हम लोग मानते हैं कि ये फंक्शन जो है इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है, दोनों विमाओं पे। इसमें x और y दोनों हैं, तो x पे भी डिपेंड कर रहा है, y पे भी डिपेंड कर रहा है। यानी कि स्वतंत्र राशियां यहाँ पे x और y दोनों हैं, और जो फंक्शन है हमारा वो इन दोनों पे निर्भर कर रहा है। तो हम लोग जब d लिखते हैं तो इसका अवकलन कुछ इस प्रकार से होता है। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, जो कि 1 होगा यहाँ पे। ये हुआ टोटल डिफरेंशिएशन। लेकिन जब हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो वहाँ पे जिसके सापेक्ष में कर रहे होते हैं डिफरेंशिएशन, केवल और केवल वही वेरिएबल होता है, बाकी सब के सब कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंशिएशन पार्शियल डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो ये y हो जाएगा कांस्टेंट, तो ये आ जाएगा बाहर। यहाँ पे केवल x पे डिपेंड कर रहा है, तो ये हो जाएगा इसका मान केवल और केवल y। अब आप कहेंगे कि सर ये क्यों बता रहे हैं? तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि v बराबर है 2x² और हमको बिंदु 1,0,2 पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा कि जो विद्युत क्षेत्र होता है वो विभव प्रवणता के निगेटिव मान के बराबर होता है। ओके, और ये विभव जो है दूरी का फंक्शन है। तो ये दूरी तो हम लोग त्रिविमीय में दिखाते हैं, इसको दूरी के सदिश को हम लोग दिखाते हैं xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। ये आप लोगों ने कक्षा 11 में पढ़ा है, जहाँ पे इसके x, y और z 3 घटक हैं। इसी तरह से हम लोग किसी भी सदिश को, यहाँ पे ये केवल परिमाण है, जो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र का परिमाण इसके बराबर है। हम लोग विद्युत क्षेत्र के सदिश को भी लिख सकते हैं इस रूप में EXi कैप प्लस EYJ कैप प्लस EZK कैप। ओके, तो EX, EY और EZ क्या हैं? इसके तीनों घटकों के परिमाण हैं। ये पहला घटक है x की डायरेक्शन में, ये दूसरा घटक है y की डायरेक्शन में, ये तीसरा घटक है z की डायरेक्शन में, और ये टोटल सदिश है। ओके, तो जब हम लोग को ये पता है कि इसका परिमाण इसके बराबर होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो x घटक है, x घटक का मतलब जो केवल और केवल x पे डिपेंड करेगा और किसी पे नहीं, तो हम लोग EX को लिख सकते हैं इस फार्मूले के हिसाब से। सॉरी, ये D लिखे हैं, ये D रहेगा। तो जब हम लोग x घटक लिखते हैं तब यहाँ पे अब हम लोगों को डेल करना पड़ेगा, यानी कि हमको पार्शियल डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा। कुछ समझ में आया क्यों? अभी अभी मैं बताया कि ये EX जो है केवल और केवल x पे डिपेंड करेगा, और ये जो v है ये तीनों कंपोनेंट इसमें रहेंगे, इसमें r के x भी रहेगा, y भी रहेगा, z भी रहेगा, इसलिए यहाँ पे d लिखा गया है। इसीलिए तो मैं ये दोनों बताया। ओके, इसी तरह से EY जो होगा माइनस डेल VY अपान डेल y होगा, और EZ जो होगा वो माइनस डेल VZ अपान डेल Z होगा। ओके, और ये क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड में पूछा गया, तो आप लोग इसको ध्यान से समझिए, ठीक है ना। तो हमको v दिया गया है 2x² खाली। ओके, और हमको ये पता करना है, ER पता करना है, ठीक। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये फार्मूले में इसको रख देंगे। तो सबसे पहला कंपोनेंट होगा, इसको मैं अलग कर देता हूँ, सॉरी इसको मैं अलग कर देता हूँ। तो यहाँ से हमको EX मिल जाएगा। EX क्या मिलेगा? माइनस डेल 2x² डेल x। ओके, तो ये किसके बराबर हो गया? डेल डेल x ऑफ 2x², ये हो जाएगा -4x, ठीक है, क्योंकि ये 2x² का 4x होगा डिफरेंशिएशन। दूसरा EY कितना होगा? माइनस डेल डेल y ऑफ 2x²,
यहाँ पे देखते हैं वेरिएबल क्या है, y है, अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर है, सारे के सारे कांस्टेंट हैं, क्योंकि ये डेल होगा केवल और केवल ये y पे ही डिपेंड करेगा, x पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। नियतांक है ना, नियतांक का अवकलन जीरो होता है। इसी तरह से ई जेड भी हमको मिल जाएगा जीरो, क्योंकि इसमें जेड भी नहीं है। ओके, अब हम अतः अब हम लोग लिख सकते हैं कि ई आर बराबर ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। एक बार आप लोग कक्षा 11 में सदिश वाला चैप्टर उठा के पढ़िएगा। ये बराबर हो जाएगा, देखिए सारे कंपोनेंट का मान रख दीजिए, -4xi कैप। ओके, और हमको इसका मान पता करना है। इस बिंदु पर x, ये x का मान होता है, ये y का मान होता है, ये z का मान होता है। अगर निर्देशांक दिया जाता है तो ये भी आपको बताया गया है। तो निर्देशांक दिया गया है, x का मान जिसमें रखा जाएगा 1, y का मान रखा जाएगा 0, z का मान रखा जाएगा 2। तो ई आर मिला है इतना, तथा बिंदु 102 पर ई आर बराबर हो जाएगा, x का मान मिल गया है हमको 1, तो यहाँ पे रख देंगे -4i कैप। और ये विद्युत क्षेत्र का मात्रक आप लोगों को तो अभी नहीं बताया हूँ, लेकिन आप लोग खुद ही निकाल सकते हैं। तो जब इसका मान निकालेंगे कि क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है निकालेंगे, तो आपको मिलेगा वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर। तो मात्रक मैं नहीं बताया हूँ, आप लोग किताब में से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके।